हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे कि अपन ने लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करा था। सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन जिसकी अपन ने बात की थी वो थे टॉन्सिल। आपके गले में पाने वाले टॉन्सिल, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं स्प्लीन के बारे में। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर डाल लो आप, स्प्लीन। आप सब ने कभी कभी नाम सुना होगा, हिंदी में इसको बोला जाता है प्लीहा। नॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज में बोला जाता है तिल्ली। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्प्लीन को। ठीक है, तो स्प्लीन के बारे में फर्स्ट लाइन आप लिखो कि स्प्लीन होता है ना, वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, यदि अपन ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करें तो वो होता है स्प्लीन। ना थाइमस होता है, ना कोई तरह का टॉन्सिल होता है, स्प्लीन होता है लार्जेस्ट। यदि अपन इसकी साइज की बात करें कि लार्ज है तो कितना है, यदि अपन इसकी साइज की बात करें तो 5 2 × 1 इंच होता है। और आपको पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं ना। ये आप सब जानते हो कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन इसको सेंटीमीटर में भी लिखना चाहें तो 12 × 7, सॉरी 5 3 होता है ये ना। 12 × 7 × 2.5 सेंटीमीटर का ये क्या होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, यदि अपन बात करें कि वेट कितना है, यदि अपन बात करें कि स्प्लीन का वेट कितना होता है, ठीक है, तो स्प्लीन का वेट होता है 200 ग्राम। ठीक है, तो अपन ने ये स्प्लीन को बताया कि स्प्लीन अपनी बॉडी का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होता है। यदि अपन ने बोला लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कितना है, तो अपन ने इसकी साइज ही बताई, 531 इंच होता है। मतलब कि 12 सेंटीमीटर ये लंबा होगा, 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी एंड 2.54 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होने वाली है। ये अपन ने नॉर्मल इसका देखा। इसके बाद में अपन ने देखा कि इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट अपन ने देखा कितना होता है, 200 ग्राम इसका वेट होता है। सिंपल। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब आपने कई बार देखा होगा कि आप कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हो और आप कहते हो कि मेरे पेट में दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको स्ट्रेचर पे लेटा देता है और लेटाने के बाद वो आपके पेट पे हाथ रख के देखता है कि कहीं इसका स्प्लीन तो बढ़ा हुआ नहीं है, कहीं इसका लिवर तो बढ़ा हुआ नहीं है। तो एक एग्जामिनेशन करता है कि वो स्प्लीन तो बढ़ा हुआ नहीं है। आपको बता देता हूँ कि अपनी बॉडी में जो स्प्लीन की लोकेशन होती है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, यदि आप बताते हो कि मेरे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है साहब, पेट के पास में मेरे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर क्या करेगा कि आप लेट जाओ, मुझे असेस करना है कि आपके स्प्लीन में कोई सूजन तो नहीं आ रहा। और स्प्लीन में सूजन आ रहा है मतलब कि सूजन आता है जब भी साइज बढ़ जाती है। तो हरदम याद रखना कि स्प्लीन की जो साइज बढ़ती है उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगाली। जब आप लेट जाओगे तो डॉक्टर आपके पेट पे हाथ रख के देखेगा और यदि उसको दिखता है कि स्प्लीन उसको फील होता है, मतलब कि स्प्लीन का साइज बढ़ चुका है, इंसान को स्प्लीन की वजह से दर्द हो रहा है, स्प्लीन में सूजन आ रहा है, कंफर्म करने के लिए वो आपकी सोनोग्राफी कराता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो इस टेक्निक को अपन बोलते हैं पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन, है ना। तो अपन देखते हैं स्प्लीन का पाल्पेशन कैसे करते हैं। तो हेडिंग डालो, पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन, कि स्प्लीन का पाल्पेशन कैसे किया जाता है। ओके, तो इसमें पहली लाइन अपन लिखते हैं, इंक्रीज साइज ऑफ स्प्लीन को क्या कहा जाता है, यदि स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्प्लीनोमेगाली। यदि किसी पेशेंट में, किसी इंडिविजुअल में स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली कब बोला जाता है ये भी याद रखो कि यदि इसका साइज नॉर्मल साइज से 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाए, मतलब 2 से 3 गुना उसका साइज है वो बढ़ जाए, लेंथ है वो, और 12 इसकी लेंथ होती है, वो कहीं 30 40 हो जाए, विड्थ है उसकी कहीं 20 के अराउंड हो जाए, थिकनेस उसकी बढ़ जाए, तो ट्रिपल, डबल या ट्रिपल टाइम यदि उसकी साइज बढ़ जाती है तब
या अपन कहते हैं वेट है वो 400 ग्राम से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। और जब पेशेंट स्प्लीनोमेगाली होता है, उसके स्प्लीन में सूजन आ जाता है, साइज बढ़ जाता है, इस कंडीशन के बाद में स्प्लीन कैन पाल्पेट, मतलब कि उसकी इतनी साइज बढ़ जाती है, उसके स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, उसका स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम स्प्लीन को पाल्पेट कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान के शरीर में स्प्लीन पाल्पेट नहीं हो सकता। आप पेट पे हाथ लगा के देखोगे तो उसके स्प्लीन की जगह कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कोई इंसान है जिसका स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है, किसी के स्प्लीन फील हो रहा है आपको, मैं बताता हूँ कहाँ फील करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन किसी इंसान के स्प्लीन पेट पे हाथ रखो और आपको स्प्लीन फील हो रहा है, इसका मतलब है उसका स्प्लीन है, उसका साइज बढ़ा हुआ है, उसको स्प्लीनोमेगाली है। ठीक है, तो हरदम स्प्लीन जब पाल्पेट हो रहा है डॉक्टर को, तो वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है इसके स्प्लीन में सूजन है। आगे हम इसको और जांच कराएंगे, और वर्कअप करने की नीड है, और सोनोग्राफी करने की इस पेशेंट को नीड होगी। ठीक है, तो ये देखा स्प्लीन में भी। अब कैसे अपन पाल्पेट करते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि पाल्पेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पाल्पेट करने के लिए सबसे पहले अपन पेशेंट को सीधा लेटा देंगे, मतलब कि सुपाइन पोजीशन दे दिया जाएगा पेशेंट को, कह देंगे पेशेंट सीधा लेट जाए, पेशेंट सीधा लेट गया। ठीक है, और जो उसकी आर्म है, जो उसकी आर्म है, उसको अपन कह देंगे एक साइड में कर लो, आर्म इन वन साइड, आर्म इन वन साइड लिख लो, आर्म इन वन साइड। मतलब आपने उसको सीधा लेटने के बोल दिया, और अपन ने कह दिया कि जो आपके जो आर्म है ना, इनको एक साइड में कर लो, है ना। थोड़ा लेग को फ्लैक्स करने की बोल देंगे, लेग फ्लैक्स करने की बोल देंगे, लेग फ्लैक्स। क्यों? क्योंकि लेग के फ्लैक्स करने से टू रिलैक्स एब्डोमेन, कि आप जब पैर को थोड़ा मोड़ लोगे ना, पैर को थोड़ा मोड़ लेते हैं, तो उससे एब्डोमेन की मसल है वो क्या हो जाती है, थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। स्प्लीन किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड, तो याद रखना स्प्लीन होता है लेफ्ट साइड, तो एग्जामिनर है वो राइट साइड में खड़ा होगा, है ना। तो एग्जामिनर स्टैंड इन राइट साइड, एग्जामिनर है वो राइट साइड में खड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने पोजीशन दी कि आपने क्या करा कि एक पेशेंट आया, उसको बोल दिया कि आप सीधे लेट जाओ स्ट्रेचर पे, फिर आप अपने हाथ को एक तरफ कर लो, और हाथ को एक तरफ करके आपके जो पैर है उनको थोड़ा फ्लैक्स कर लो, है ना, और एग्जामिनर है वो राइट साइड में खड़ा हो जाएगा। मैं इमेज से दिखा देता हूँ इसका डायग्राम, है ना, कैसे किस पोजीशन में देना है अपन को। ओके, ठीक है, अपन इस डायग्राम में देखते हैं कि या तो आप, ये मेथड है, ठीक है, या तो आप पेशेंट को ऐसे सुपाइन पोजीशन में रख सकते हो, या तो आप इस सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रख सकते हो, ठीक है, या आप उसको थोड़ा सा करवट दिखला सकते हो, और आप है वो बिल्कुल राइट साइड में खड़े हो सकते हो, तो आप उसको फील कर सकते हो स्प्लीन को। ठीक है, अब कैसे अपन को एग्जामिनेशन करना है इसको समझो आप, है ना, कहां से स्टार्ट होना है, कैसे करना है। तो लिखो राइट हैंड, सबसे पहले आपका जो राइट हैंड है उसको कहां पे रखना है, पुट ऑन लेफ्ट इलियाक फोसा, जहां पे आपकी इलियाक बोन होती है ना, जो आपकी ये निकली हुई बोन है इलियाक, कूली की हड्डी, है ना, तो वहां पे लेफ्ट साइड की है, उस पे आप हाथ रख लो। ठीक है, फिर आपको ऊपर बढ़ना है स्प्लीन की तरफ, जो आपके ये स्प्लीन वाला रिब है ना, जो रिब्स है, इंटरकोस्टल स्पेस है, उसकी तरफ बढ़ना है ना, इलियाक फोसा, एंड मूव मूव अपवर्ड टुवर्ड्स, मूव अपार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। ठीक है, आपको रास्ते में कहीं ना कहीं यदि कोई रुकावट मिलती है, आप जैसे इलियाक बोन है, इलियाक फोसा है ये, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है वो इलियाक बोन है, यहाँ से आप स्टार्ट करो अपनी हड्डी को, मतलब कि आपकी बोन है जो हाथ है, यहाँ पे आप अपना हाथ रखो पहले। ठीक है, फिर आप ऊपर बढ़ते जाओ, ऊपर बढ़ते जाओ, और यहाँ पे ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है ना, यहाँ तक ऊपर बढ़ोगे। आपको यहाँ तक यदि आपको स्प्लीन फील हो रहा है, मतलब आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं स्प्लीन में सूजन है, स्प्लीनोमेगाली पेशेंट को हो रहा है, और अपन को फर्दर यूएसजी कराने की नीड पड़ेगी, है ना।
अब आप इतना और कर सकते हो कि इन सब के बीच में आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एड इंस्ट्रक्ट पेशेंट फॉर इंस्ट्रक्ट पेशेंट फॉर डीप ब्रीदिंग, कि जब इंसान डीप ब्रीथ करता है ना तो उसका स्प्लीन का साइज ऐसा बताया जाता है थोड़ा बढ़ता है। जैसे इंसान ब्रीदिंग करेगा, सांस अंदर लेगा तो वो स्प्लीन का साइज बढ़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा आपने हाथ रखा तो सांस लो, सांस लेगा, आपको स्प्लीन फील नहीं हुआ, फिर आप और ऊपर बढ़ो, फिर सांस लेने की बोलो तो भी स्प्लीन फील नहीं हुआ, फिर आप और बढ़ो। ऐसे लेफ्ट कोस्टल मार्जिन तक आपको बढ़ना है। ठीक है, इस तरह आपको फील हो जाता है। और फील कब होगा? जब उसका वेट है वो, स्प्लीन का वेट है वो 400 ग्राम से ज्यादा हो या साइज है ट्रिपल ट्रिपल हो। नॉर्मल जर्नल कंडीशन में आपको स्प्लीन फील नहीं होगा। आप जब हॉस्पिटल ड्यूटी करोगे, क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेट करोगे, पेशेंट को देखोगे, रिपोर्ट में देखना कि जो स्प्लीनोमेगाली है ना, तो आप उसको एक बार असेस करके देखना कि स्प्लीन का साइज बढ़ा है, तो एक बार पाल्पेट करके देखना। रूटीनली जब पेशेंट को बता दे कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन पे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को लगता है कि यहाँ पे स्प्लीन होता है। एक बार अपन स्प्लीन को पाल्पेट करते हैं, यदि उसको थोड़ा सा पाल्पेट करने पे कुछ दिखता है ना, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि पेशेंट को अपन फर्दर यूएसजी कराएंगे, हो सकता है उसको स्प्लीन में कोई ना कोई दिक्कत हो। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई आपको? अब अपन देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्प्लीन, है ना, कि स्प्लीन के आसपास कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, स्प्लीन एग्जैक्ट कहां पे होता है ना। तो हेडिंग डालो एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्प्लीन, कि स्प्लीन के आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको अपन देखते हैं। ओके, तो देखो ये अपन ने स्प्लीन की पोजीशन पढ़ते हैं, समझते हैं स्प्लीन कहाँ पे है। देखो आप देखो ये स्प्लीन है, यहाँ पे आपको स्प्लीन दिख रहा होगा, ये स्प्लीन है। ठीक है, ये वाली पोजीशन है ना, ये स्प्लीन है। ठीक है, ये अपन ने स्प्लीन देखा। अब देखो आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, समझना। यदि आपसे कोई पूछे कि स्प्लीन के एंटीरियर क्या है, आगे क्या पाया जाता है स्प्लीन के एंटीरियर, मतलब कि स्प्लीन खड़े हो तो स्प्लीन के आगे क्या है, तो खुद देखो ये स्प्लीन है, स्प्लीन के आगे आपको स्टोमक दिख रहा है, ये स्टोमक स्प्लीन के आगे आप फील करना है ना, बगल में नहीं है, आगे स्प्लीन। तो स्प्लीन के आगे यदि अपन बात करें तो स्प्लीन के आगे पाया जाता है फंडस ऑफ स्टमक। जो स्टमक के चार पार्ट होते हैं आपको पता है, एक कार्डियक होता है, एक फंडस होता है, एक बॉडी होती है और एक पाइलोरिक होता है। तो जो फंडस वाला पार्ट होता है स्टमक के, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये फंडस वाला पार्ट होता है स्टमक का, ये तो ये आपके स्प्लीन के आगे पाया जाता है। आपको देखने को दिख रहा होगा, ये स्प्लीन है, इसके आगे आपको फंडस वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, यदि अपन बात करें एंटीरियर को देख लिया, दूसरी बात यदि अपन करते हैं एंटीरियर के बाद में सुपेरियर, कि स्प्लीन के ऊपर क्या पाया जाता है। यदि आप सुपेरियर की बात करो तो बताओ स्प्लीन के ऊपर क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप बताओ अब कि स्प्लीन के ऊपर क्या है। स्प्लीन के ऊपर देखो ये डायफ्राम दिख रहा होगा आपको, स्प्लीन के बगल में और ऊपर है वो डायफ्राम दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखना है स्प्लीन के ऊपर और स्प्लीन के बगल में क्या पाया जाता है, डायफ्राम। स्प्लीन के ऊपर क्या पा रहा है, डायफ्राम देखने को मिल रहा होगा आपको। देखो क्लियर, आंख खोल के देखो, स्प्लीन के ऊपर आपको ये देखो डायफ्राम है और स्प्लीन के बगल में भी डायफ्राम है, देखो आप, है ना। तो यदि अपन लिखे ना लेटरल क्या पाया जाता है स्प्लीन के, लेटरल की तरफ क्या पाया जाता है, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, तो स्प्लीन के लेटरल भी क्या पाया जाता है, डायफ्राम ही पाया जाता है। नेक्स्ट बात, यदि अपन बात करें कि स्प्लीन की मीडियल क्या पाया जाता है, स्प्लीन के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, मीडियल की तरफ क्या पाया जाता है, तो इसको समझो। देखो स्टमक के जो पीछे होगा वो स्प्लीन के अंदर की तरफ पाएगा, ये आप आइडिया लगाओ कि देखो स्प्लीन है, उसके आगे स्टमक है, इसके मीडियल वाला आपको नहीं दिख रहा क्योंकि स्प्लीन आगे स्टमक आ रहा है, जो स्टमक के पीछे है वो ही स्प्लीन के अंदर की तरफ पाएगा, मतलब मीडियल साइड में पाएगा। और स्टमक के पीछे क्या होता है, आप सबको पता है, स्टमक के पीछे होता है आपका पैनक्रियाज होता है, स्टमक के पीछे आपका क्या होता है,
पैनक्रियाज होता है। आप और देखोगे तो स्टमक के पीछे जो नीचे की तरफ है ना, आपको लेफ्ट किडनी भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लेफ्ट किडनी देखने को मिलेगी, आपको पैनक्रियाज देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि स्प्लीन के नीचे क्या पाया जाता है, इंफेरियर क्या पाया जाता है, तो आपको दिख रहा होगा स्प्लीन के नीचे है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन पा रहा है। ठीक है, क्या पाया जा रहा है? कोलोन पा रहा है। और जो ये वाला कर्व होता है कोलोन का, इसको बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं? लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन पाया जाता है। इंफीरियर बोल सकते हैं लेफ्ट कोलोन फ्लेक्सर या कॉलिक फ्लेक्सर, कॉलिक फ्लेक्सर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर है वो पा रहा है नीचे, आगे स्टमक पा रहा है, अंदर की तरफ जो स्टोमक के पीछे पैनक्रियाज होता है, किडनी होती है या हाइलम होता है, वो पाया जाता है। ऊपर डायफ्राम है, बगल में डायफ्राम है। ये अपने पूरी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख ली। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी रिब्स के लेवल पे होता है ना, कौन कौन सी रिब्स पे होता है, कि यहाँ पे कौन कौन सी रिब्स के अंदर किस किस रिब्स के लेवल पे होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। रिब्स नंबर 9, रिब्स नंबर 10, रिब्स नंबर 11, ये तीनों के लेवल पे आपका स्प्लीन पाया जाता है। 9, 10, 11, 9, 10, 11 जो रिब्स हैं उनके पीछे आपका स्प्लीन होता है। यदि कोई इंसान स्प्लीन का ऑपरेशन करने वाला है तो स्प्लीन रिब्स नंबर 9, रिब्स नंबर 10, रिब्स नंबर 11 पे इंसिजन मेड करेगा, वहां पे आपका कोचार इंसिजन देता है। ठीक है, तो स्प्लीन कहां पाया जाता है? 9वीं, 10वीं, 11वीं रिब्स पे पाया जाता है। ये बात याद रख लो, कभी मत भूलना, दिमाग में एक्सरसाइज कर लो इस बात को। ओके, ठीक है, तो इस तरह से अपने एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्प्लीन को देखा। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, कि स्प्लीन की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। तो हेडिंग डालो, देखो बाहर की स्ट्रक्चर तो अपन ने देख ली, अब अपन देख रहे हैं अंदर की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन में क्या क्या पाया जाता है इसको अपन देखते हैं। ओके, तो देखो स्प्लीन में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट स्प्लीन में पाया जाता है वो ये कैप्सूल एंड ट्रेबेकुली, जो अपने लिम्फ नोड में पढ़े थे, कैप्सूल एंड ट्रेबेकुली। ठीक है, दूसरा उसके अंदर पाया जाता है व्हाइट पल्प, यहाँ पे व्हाइट पल्प और रेड पल्प दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प पाया जाता है, और एक स्ट्रक्चर पाई जाती है हाइलम। तो इनको अपन देखने वाले हैं, ये 1 बाय 1 करके इनको पढ़ने वाले हैं। पहली स्ट्रक्चर है कैप्सूल, कौन सी है? कैप्सूल एंड ट्रेबेकुली। क्लियर, इसको समझते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैप्सूल क्या होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है आपको, ये जो बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है ये कैप्सूल है, ये बाहर वाली है ना। तो कैप्सूल के बारे में पहले लिखते हैं। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि कैप्सूल होता है वो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, काम क्या होता है? शेप देना, उसको प्रोटेक्शन देने का इसका काम होता है। तो लिखो कि पहली बात तो ये है कि स्प्लीन है, स्प्लीन इज ए कैप्सुलेटेड लिम्फेटिक ऑर्गन। ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि इससे पहले अपने टॉन्सिल पढ़े थे जो अनकैप्सुलेटेड थे, लेकिन इसको जो स्प्लीन होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। अब जो एक कैप्सूल होता है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, ये अपने पहले ही पढ़ा था, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, या इसको बोल सकते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्लियर ये बात? आपको मैं ये और बता देता हूं कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू तो होता ही है, बट कंसिस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स। देखो जनरली तो जो कैप्सूल होता है ना वो किसका बना होता है?
आपके डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत स्मूथ मसल्स भी पाई जाती है। मैं बताऊंगा इस स्मूथ मसल्स का क्या काम होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब कह सकते हैं स्प्लीन है वो थोड़ा सा मस्कुलर ऑर्गन भी होता है। आगे अपन बताएंगे पढ़ेंगे कि इन मसल्स का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है इसको, है ना। लेकिन याद रखो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इनमें थोड़ी सी स्मूथ मसल्स भी पाती है। क्लियर ये बात। अब अपन एक बात और पढ़ते हैं कि इनमें बीच बीच में ट्रेबेकुलिस और पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रेबेकुलिस और पाई जाती है बीच बीच में, है ना। ट्रेबेकुली क्या होती है? ट्रेबेकुली इनको देखते हैं। देखो आपको बीच बीच में वही अपन ने जैसे लिम्फ नोड में पढ़ा था कि जो कैप्सूल है उससे काफी सारे कनेक्टिव टिश्यूज की एक तरह से ट्रेबेकुली एक तरह से ब्रांच निकली होती है जो लिम्फ नोड को काफी कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। इसी तरह स्प्लीन का जो कैप्सूल है उससे भी देखो काफी सारी ये ट्रेबेकुलीज निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है जो स्प्लीन को काफी सारे लिम्फोइड में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। अब इन्हीं ट्रेबेकुलीज के साथ जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व होती है, वो भी अंदर कंपार्टमेंट तक जाती है इन्हीं ट्रेबेकुलीज की हेल्प से। ये पॉइंट और याद रख लो। क्या बोला मैंने कि जो आपके कैप्सूल होती है उससे कुछ छोटी छोटी ब्रांचेज और निकलती हैं जो स्प्लीन के अंदर आती हैं और स्प्लीन को काफी सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। और इन ट्रेबेकुलिज के साथ में जो ब्लड वेसल्स, जो स्प्लीन के अंदर ब्लड वेसल्स जाती हैं, नर्व जाती हैं, वो भी इन्हीं ट्रेबेकुलिज के थ्रू पैरेनकाइमा या आपके स्प्लीन के अंदर तक आती है। ओके, तो थोड़ा सा लिखते हैं, लिखते हैं ट्रेबेकुली। ट्रेबेकुली एक्सटेंड इन स्प्लीन। जो ट्रेबेकुली है वो स्प्लीन में क्या करता है? एक्सटेंड करता है ना। या अपन ये भी बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ। ये भी ट्रेबेकुली भी किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये भी याद रखना कि ट्रेबेकुली है वो भी किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो लिख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कि ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है। अब अराइज फ्रॉम, ये कहां से अराइज हो रहा है? अराइज फ्रॉम कैप्सूल। कैप्सूल से अराइज हो रहा है एंड मूव अप टू पैरेनकाइमा। जो स्प्लीन का अंदर वाला एरिया होता है उसको पैरेनकाइमा बोलता है, पैरेनकाइमा में जाता है। ये भी लिख लो, ब्लड वेसल्स एंड नर्व रन अलोंग विद आपके ट्रेबेकुली। ट्रेबेकुली के साथ साथ में जो आपके ये पैरेनकाइम ब्लड वेसल्स होती है, नर्व होती है, वो भी क्या होती है? ट्रांसमिट होती जाती है। तो ये अपन ने देखा कैप्सूल के बारे में। अब अपन अलग स्ट्रक्चर देते हैं कि देखो जो आपको ये स्प्लीन है इसमें दो तरह के पार्ट दिख रहे हैं। एक व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा और एक दिख रहा है आपको रेड वाला पार्ट। ठीक है, जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं व्हाइट पल्प, जो रेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेड पल्प। रेड पल्प का काम होता है जो आपके आरबीसी है, आपके प्लेटलेट है, इनको स्टोर करना। आपने पढ़ा होगा ना कि जो स्प्लीन होता है उसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आरबीसी, पुरानी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करा जाता है, पुरानी प्लेटलेट को डिस्ट्रक्ट करा जाता है और नई आरबीसी को यहाँ पे जो सही आरबीसी होते हैं उनको दिया जाता है, मतलब बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है। वो काम करता है आपका रेड पल्प। जबकि व्हाइट पल्प होता है वो लिम्फ का काम करता है। इसका काम करता है लिम्फोइड ऑर्गन का काम करता है, जिसमें इसमें आपको बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट देखने को मिलने वाली है। तो दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट होता है उसको व्हाइट पल्प बोलते हैं, अंदर वाला पार्ट होता है उसको रेड पल्प बोलते हैं। जो व्हाइट पल्प होता है ना ये ओनली 25% होता है, जबकि जो रेड पल्प होता है वो आपका 75% पार्ट होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अपन दो अलग अलग हम पार्ट पढ़ेंगे, व्हाइट पार्ट और रेड पार्ट। फिर अपन रेड पार्ट में देखेंगे इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक कोड होता है और एक साइनस होता है। ठीक है, इनको अपन आगे देखेंगे। पहले अपन व्हाइट पार्ट को देखते हैं, व्हाइट पल्प क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो बी, व्हाइट पल्प। और मैंने बताया कि जो व्हाइट पल्प वाला पार्ट होता है वो लिम्फोइड का काम करता है। किसका काम करता है? लिम्फेटिक पार्ट होता है। क्या होता है? लिम्फेटिक पार्ट ऑफ स्प्लीन।
लिम्फेटिक पार्ट ऑफ स्प्लीन होता है, ठीक है, जो कि कितना परसेंट पार्ट होता है, ये आपका लगभग आप बता दो 75 से 80% तक पार्ट होता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग वेरी करता है, लेकिन 75 से 80% पार्ट ऑफ स्प्लीन है। स्प्लीन का 75 से 80% का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सॉरी व्हाइट पल्प कम होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। जो व्हाइट पल्प होता है वो आपका 20 से 25% तक का पार्ट होता है। क्लियर ये बात। इसको लिम्फेटिक पार्ट ऑफ स्प्लीन भी बोला जाता है या स्प्लेनिक पार्ट भी बोला जाता है, लिम्फेटिक पार्ट बोला जाता है। ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट का नहीं होता लेकिन हल्का व्हाइट कलर का होता है, मतलब व्हाइटिश या आप बोल सकते हो ग्रेइश कलर का होता है, व्हाइटिश या ग्रेइश कलर का पार्ट होता है। और सेंट्रल में होता है, ये बीच में होता है, बाहर नहीं, ये सेंट्रल पार्ट होता है। कौन सा होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, ये बीच में होता है। व्हाइट पल्प की बात कर रहा हूं मैं, है ना। व्हाइट पल्प लिम्फोइड पार्ट होता है, जो स्प्लीन में लिम्फोइड ऑर्गन का काम करता है, वो व्हाइट पार्ट होता है। कम होता है, 20 से 25% होता है, और सेंटर में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें वो ये इसमें दोनों तरह की सेल पाई जाती है, इसमें आपकी बीटा सेल भी पाई जाती है और इसमें आपकी टी सेल भी, टी लिम्फोसाइट भी पाई जाती है, ठीक है। स्प्लीन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें बीटा सेल भी पाई जाती है और टी लिम्फोसाइट भी पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट भी पाई जाती है। जिस एरिया में बी लिम्फोसाइट पाई जाती है उसको सब जानते हो क्या बोलते हैं, जर्मिनल फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनल फॉलिकल सीथ बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपने लिम्फोइड टिश्यू में भी पड़ा था ऐसा, जर्मिनल फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। जो कॉर्टेक्स वाला एरिया था उसमें बी लिम्फोसाइट पाई थी, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी था जिसमें रेस्टिंग बी सेल थी और सेकेंडरी में जर्मिनल थी जो एक्टिव बी सेल थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जर्मिनल फॉलिकल होता है जिसमें बी लिम्फोसाइट पाई जाती है। दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। कौन सा होता है, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट में क्या पाया जाता है, इस एरिया को बोला जाता है PALS। क्या बोला जाता है, PALS बोला जाता है, मतलब कि पेरी आर्टेरियोल लिम्फेटिक सीथ। क्या बोला जाता है, पेरी आर्टेरियोल लिम्फेटिक सीथ बोला जाता है। क्लियर। तो दो तरह के पार्ट होते हैं, बीटा सेल एंड टी सेल। बीटा सेल जो कि जर्मिनल फॉलिकल सीथ होती है, जबकि टी सेल होता है पल्स, है ना, PALS पल्स बोलते हैं, मतलब कि पेरी आर्टेरियोल लिम्फेटिक सीथ। इसमें टी लिम्फोसाइट पाएंगे। तो दो रीजन बना रखे हैं, व्हाइट पल्प के भी दो रीजन बना रखे हैं इन्होंने, पल्स एंड जर्मिनल फॉलिकल। जर्मिनल फॉलिकल में बी लिम्फोसाइट पाती है, जबकि पल्स होता है, PALS होता है, उसमें क्या पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट पाई जाती है। ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट होता है, वो होता है आपका रेड पल्प, है ना। सी लिखते हैं अपन, रेड पल्प। रेड पल्प क्या होता है, ये होता है ब्लड फिल्टर यूनिट। आपको पता है कि जो स्प्लीन होता है उसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है ना, तो ये होता है ब्लड फिल्टर पार्ट ऑफ स्प्लीन, ब्लड फिल्टर पार्ट ऑफ स्प्लीन। कैसे ब्लड को फिल्टर करता है ये बात मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो जो आपका स्प्लीन होता है ना, जो आपका स्प्लीन होता है वो क्या करता है, जो ओल्ड आरबीसी हो जाती है, आपको ना आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज हो जाता है। तो 120 डेज के बाद में जो आरबीसी होती है ना, वो जो खराब आरबीसी होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, और जो हेल्दी आरबीसी है वो ही आपके स्प्लीन में, स्प्लीन से बाहर निकलती है ना। मतलब क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी बताता हूँ, ये स्प्लीन है, इसके अंदर सारी आरबीसी आ रही है, लेकिन जो आरबीसी हेल्दी है वो ही बाहर निकलेगी, जो आरबीसी हेल्दी नहीं है वो आरबीसी इसके स्प्लीन के अंदर ही टूट जाती है ना। वो आरबीसी आपकी स्प्लीन के अंदर ही टूट जाती है। आपने पढ़ा होगा कि हीम पार्ट अलग हो जाता है, आयरन अलग हो जाता है, हीम में फिर बिलिरुबिन अलग हो जाता है, ये सारी मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी। तो इस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्प्लीन के अंदर ही, जो पुरानी होती है, ओनली वही आरबीसी निकलती है जो हेल्दी होती है। तो ओल्ड आरबीसी है वो क्या हो जाती है, फिल्टर आउट हो जाती है, मतलब कि बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को स्टोर करता है। जो रेड पल्प वाला पार्ट होता है वो ब्लड को क्या करता है, स्टोरेज करता है, ब्लड का क्या करता है, स्टोरेज करता है। इसके अंदर बताया जाता है लगभग 350 ml ब्लड पाया जाता है। कितना, 350 ml ब्लड पाया जाता है, और लगभग 1/3
1/3 ऑफ टोटल बॉडी प्लेटलेट पाई जाती है। समझ गए? मतलब टोटल बॉडी में जितनी प्लेटलेट होती हैं उसका 1/3 पाई जाती है आपके कहां पर, स्प्लीन के अंदर। जो आपका स्प्लीन होता है ना, वो लगभग 350 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और लगभग आपकी बॉडी में जितनी भी प्लेटलेट पाई जाती है उसका 1/3 प्लेटलेट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्या? आपका स्प्लीन का रेड पल्प वाला पार्ट। अब आप देख लो, अब इसमें से ये क्या करेगा, जो आरबीसी पुरानी हो गई है उनको तो क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, डेस्ट्रॉय कर देगा, और जो आरबीसी नई है, हेल्दी है, उनको बाहर निकालेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है स्प्लीन ऑल्सो नोन एज, स्प्लीन ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है स्प्लीन को, और स्प्लीन ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। क्योंकि आपका बैंक का काम क्या होता है, जो फटे पुराने नोट होते हैं उनको क्या करना, बाहर कर देना और नए नोट बनाना, या नोटों का या जो आपके कैश है उनका स्टोर रखना। ये किसका काम होता है, आपका बैंक का काम होता है। इसलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। और ये लगभग आपकी बॉडी मतलब स्प्लीन का 70% पार्ट ऑफ स्प्लीन को ये रेड पल्प बनाता है। तो आपको इतनी बात समझ में आई नहीं है? अब ये कैसे ब्लड को फिल्टर करता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रेड पल्प है इसके भी दो पार्ट होते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं देयर आर टू सब पार्ट ऑफ रेड पल्प। रेड पल्प के भी दो सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से? यदि अपन पहले सब पार्ट की बात करें तो वो कौन सा हो जाता है आपके, वही एक साइनस होगा और एक कोड होगा, है ना। एक हो जाता है आपका स्प्लेनिक कोड। अब कैसे काम करता है ये समझना। एक तो होता है आपका स्प्लेनिक कोड, या इसको अपन बिल रोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल रोथ भी बोलते हैं। या तो आप स्प्लेनिक कोड बोल दो, या इसी को आप बिल रोथ भी बोल सकते हैं। ओके, इसको आप स्प्लेनिक कोड या बिल रोथ कुछ भी बोल सकते हो। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके जो भी ब्लड है, जो भी आरबीसी है, जो भी आपके प्लाज्मा सेल है, उनको स्टोर करना। कोड का काम इतना ही है। क्या काम होता है कोड का? स्टोरेज ऑफ द आरबीसी एंड प्लेटलेट, है ना। तो कोड का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी और प्लेटलेट को स्टोर करने का काम किसका होता है? आपके स्प्लीन का होता है। इसके साथ ही आपके जो मैक्रोफेज टी सेल है ये भी थोड़ा बहुत ये स्टोर करती है। मैक्रोफेज को भी ये क्या करती है? स्टोर करती है। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है, साइनस पार्ट, है ना। ये इसको बोलते हैं स्प्लेनिक साइनोसॉइड। ये क्या करता है? देखो जितनी भी अब आरबीसी थी, जितनी भी आरबीसी थी, है ना, वो आप पे स्टोर हो गई थी आपके स्प्लेनिक कोड या बिलरोथ वाले पार्ट में स्टोर हो गई थी आरबीसी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब क्या होता है, जो आरबीसी हेल्दी होती है ना, वो क्या करेगी, स्प्लेनिक साइनोसॉइड में आ जाएंगी और यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगी। जबकि जो आरबीसी पुरानी हो गई है, डिस्ट्रक्ट होने वाली है, वो आपके वही कोड में डिस्ट्रक्ट हो जाती है। जो आरबीसी, मैं दोबारा सुन लो, जो पुरानी आरबीसी हो गई, खराब आरबीसी हो गई, वो इस कोड में ही डैमेज हो जाती है। ठीक है, और जो हेल्दी आरबीसी है, प्लेटलेट है, जो स्प्लीन से बाहर निकलने वाली होती है, वो पहले आपके स्पिनोइड जो स्प्लेनिक साइनोसॉइड में आएंगी, तो साइनोसॉइड से वो बाहर निकलेंगे, एग्जिट होंगी। समझ में आ गई आपको? तो आप लिख सकते हो, देखो साइनोसॉइड होता है ना, इसमें एक स्पेसिफिक सेल भी पाई जाती है जिसको अपन पढ़ेंगे स्टिव सेल, है ना। देखो साइनोसॉइड में वाइड इररेगुलर वीनस चैनल इसमें पाए जाते हैं। वीनस चैनल पाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं इसमें एक स्पेशल एंडोथेलियल सेल पाई जाती है। एंडोथेलियल सेल जानते हो ना, जो कि आपकी कैपिलरीज में ओनली एंडोथेलियम ही पाई जाती है। तो उस कैपिलरीज में ओनली एंडोथेलियम पाई जाती है। अब वो एंडोथेलियम की थोड़ी स्पेशलाइज्ड हो जाती है ना, जिसको अपन क्या वो नाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना, स्टिव सेल। क्या देते हैं? स्टिव सेल। तो आपके जो आपका साइनोसॉइड होता है ना, इसमें स्टिव सेल पाई जाती है। होती क्या है, साइनोसॉइड या कैपिलरीज होती है, बताया था ना, जो कैपिलरीज फूल जाती है उनको साइनस बोलते हैं।
यहाँ पे आके सारा जो ब्लड है वो इकट्ठा होता है और यहाँ से फिर वो बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीव सेल पाई बोलते हैं। जो इनकी साइनोसॉइड होती है उनमें स्पेसिफिक सेल पाई जाती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्टीव सेल बोलते हैं। इन स्टीव सेल से जो हेल्दी आरबीसी होती है वो तो निकल जाती है बाहर, और जो खराब आरबीसी होती है वो यहीं फंस जाती है और यहाँ पे उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सिंपल वर्डों में मैंने समझाया, एक बार और समझा देता हूँ कि जो ब्लड का स्टोर होता है, प्लेटलेट का स्टोर होता है, मैक्रोफेज का स्टोर होता है, वो कहाँ पे होता है? वो आपको होता है रेड पल्प वाली एरिया में। अब क्या होता है, जो पुरानी आरबीसी होती है, जो भी जितना भी सॉरी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो भी स्टोर हो रही है वो कोर्स में स्टोर होती है, विलरोथ में स्टोर होती है। अब वो क्या होती है, वहां से साइनोसॉइड में जाती है। अब साइनोसॉइड से जो आरबीसी हेल्दी है वो तो निकल जाती है, और जो आरबीसी हेल्दी नहीं होती वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका स्टीव सेल, ये काम करता है। ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल होती है। तो एक बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई टू स्प्लीन, है ना। स्प्लीन की ब्लड सप्लाई को अपन देखते हैं, है ना। ब्लड सप्लाई टू स्प्लीन तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया क्योंकि आपने वेस्कुलर सिस्टम पूरा पढ़ रखा है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि अरोटा निकलता है हार्ट से। अरोटा के बाद में जैसे अरोटा नीचे जाता है तो एब्डोमेन अरोटा बनता है। एब्डोमेन अरोटा से सबसे पहले क्या निकलता है? आपने पढ़ा था सीलियाक ट्रंक। क्या निकलता है? सीलियाक ट्रंक निकलता है। अब सीलियाक ट्रंक से 3 आर्टरी निकलती थी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकलती थी, गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती थी और स्प्लेनिक आर्टरी निकलती थी। तो यहाँ से एक आर्टरी निकली, कौन सी? स्प्लेनिक आर्टरी यहाँ से निकली। अब समझना, अब ये आर्टरी स्प्लीन में एंट्री कर गई। सबसे पहले ये कहाँ पे जाएगी? कैप्सूल के पास जाएगी। कहाँ जाएगी? कैप्सूल के पास। अब कैप्सूल से स्प्लीन के अंदर जाने के लिए क्या होती है, मैंने बताया था, जो ट्रेबेकुलिस होती है उनके साथ में रन करती है आपकी स्प्लेनिक आर्टरी। तो यहाँ पे आएगा ट्रेबेकुली आर्टरी। क्या आएगा? ट्रेबेकुली आर्टरी आएगा, ठीक है। अब ये ट्रेबेकुली आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? वो व्हाइट पल्प में जाएगा। कहाँ जाएगा? व्हाइट पल्प में जाएगा। व्हाइट पल्प को सर्कुलेट कर दिया, जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, व्हाइट पल्प में पाई जाती है और उनको इसने क्या कर दिया? सर्कुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? व्हाइट पल्प में जाने के बाद में ये कहाँ जाएगा? रेड पल्प में जाएगा। और रेड पल्प के कौन सी एरिया में जाके आपका ब्लड स्टोर होता है? आपका कोर्स में या आपके बिलरोथ पार्ट में आपका आरबीसी है, प्लेटलेट है, वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। बताया ना, लगभग 350 ml आपका ब्लड स्टोर होता है। टोटल प्लेटलेट का 1/3 पार्ट आपके स्प्लीन में स्टोर होता है। उसके बाद में जो आरबीसी पुरानी हो जाती है वो तो फंस जाती है कहाँ पे? साइनोसॉइड में, जो फिर आता है रेड पल्प का साइनोसॉइड। अब जो आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने वाली है, पुरानी है, वो तो यहाँ पे डैमेज हो जाती है, और जो नई आरबीसी होती है वो रेड पल्प वाले साइनोसॉइड से निकलती है। यहाँ से फिर आपकी स्प्लेनिक वेन होती है, वो इसको ले जाती है। वो सीधा स्प्लेनिक वेन किसमें मिलती है? पोर्टल सिस्टम में। पोर्टल वेन में जाके मिलती है, और ये आपके फिर किसमें मिलता है? इंफीरियर वेना केवा, हेपेटिक वेन से लिवर में जाता है, लिवर से स्प्लेनिक वेन में इन्वेट हो जाता है, फिर है ना। आगे आपको पता ही है। तो इस तरह से अपन ने स्प्लीन की क्या पढ़ी? ब्लड सप्लाई को अपन ने पढ़ा। इस तरह से अपन ने स्प्लीन को कंप्लीट करा। बस अब लास्ट पोर्शन ओपन लेते हैं स्प्लीन का, फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, जो अपन ने ऑलमोस्ट पढ़ी लिए, है ना। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के कुछ फंक्शन है उनको अपन देख लेते हैं, ओके। अब अपन देखते हैं स्प्लीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इनको अपन एक बार देखते हैं, ओके। अब देखो पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ही आपको पता है, जो रेड पल्प का काम था, स्टोरेज ऑफ ब्लड, कि ये आपके ब्लड का क्या करता है? स्टोर करता है। और ये मैंने बताया था कितना ब्लड स्टोर करता है, तो मैंने बताया था 350 ml तो आपका ब्लड, है ना। और यदि प्लेटलेट की बात करें तो 1/3 ऑफ टोटल बॉडी प्लेटलेट को ये क्या करता है? स्टोर करता है। अब कहोगे इतनी प्लेटलेट आपके स्प्लीन में रहती है क्या? इसलिए कहते हैं यदि स्प्लीन का ट्रॉमा हो जाता है ना, किसी इंसान के पेट में एक्सीडेंट हुआ और उसका स्प्लीन फूट गया, स्प्लीन रप्चर हो गया, तो वहां से बहुत भयानक वाली ब्लीडिंग होती है, बहुत भयानक ब्लीडिंग होती है ना। स्प्लीन रप्चर हो जाता है तब, है ना। इसलिए कई बार क्या होता है,
इसके अंदर इतना सारा ब्लड, मतलब कि एक यूनिट ब्लड बैंक से भी ज्यादा, एक यूनिट में भी 250 ml आता है लगभग, शायद है ना, ये उससे भी ज्यादा ब्लड आपके स्प्लेन में इकट्ठा रहता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्लेटलेट भी इतनी इकट्ठी रहती है। अब ये क्या काम आता है, जब भी आपकी बॉडी को ऐसी नीड पड़ती है कि मेरी बॉडी को ब्लड की जरूरत है, जैसे हैमरेज, किसी पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लीडिंग हो गई बुरी तरह, है ना, उसको बहुत ज्यादा खून बह रहा है, सिर फूट गया, कैसे भी, तो उस टाइम आपकी बॉडी को ब्लड की जरूरत है। तो उस टाइम सिंपैथेटिक सिस्टम लागू होता है आपकी बॉडी में, और आपका जो स्प्लीन है ना, उससे आपका ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, यदि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट ही नहीं, जब भी आपकी बॉडी को लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है, ब्लड की नीड है, तो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो आपके स्प्लीन को वो मिलता है, मैसेज मिलता है, और स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने बताया था ना कि स्प्लीन में क्या पाई जाती है, स्प्लीन का जो कैप्सूल होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ स्मूथ मसल्स भी पाई जाती हैं। तो जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम होगा, बॉडी को ब्लड की जरूरत है, तो ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इसके अंदर जो स्प्लीन के अंदर ब्लड भरा हुआ है, प्लेटलेट भरी हुई है, ये बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, तो इस बात को लिखो। ठीक है, कि इन केस ऑफ, या पूरा लिखो, इन कंडीशन ऑफ हेमरेज, हेमरेज की कंडीशन में बॉडी ब्लड डिमांड वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेट सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स ऑफ कैप्सूल है, स्मूथ मसल्स ऑफ कैप्सूल है, वो क्या होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, रैपिड रिटर्न ऑफ ब्लड इन बॉडी फ्रॉम स्प्लीन, स्प्लीन से जो ये ब्लड स्टोर है वो निकलने लगेगा। किन कंडीशन में, जिन कंडीशन में आपकी बॉडी को ब्लड की नीड है, जैसे हैमरेज हो गया, इन कंडीशन में। तो पहला काम तो ये है, ये ब्लड का स्टोरेज करता है। जब भी आपकी बॉडी को डिमांड होती है, ब्लड की डिमांड बढ़ती है, तो स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपके सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा फंक्शन क्या है, देखो, दूसरा फंक्शन अपन देखें, इम्यून रेस्पॉन्स है, ये तो है। ठीक है, दूसरा फंक्शन लिखो बी, इम्यून रेस्पॉन्स। जो व्हाइट वाला पार्ट था, व्हाइट पल्प वाला पार्ट था, उसमें आप सबको पता है कि इसके अंदर बी सेल भी होती है और टी सेल भी होती है। तो ये इम्यून रेस्पॉन्स तो करता ही है, इम्यूनिटी का काम तो करता ही है। ठीक है, तो ये तो इम्यूनिटी का काम तो करता है कि इसके अंदर बी सेल और टी लिम्फोसाइट पाई जाती है। जब भी किसी इंसान को रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो या जीआईटी का इंफेक्शन हो, रेस्पिरेटरी हो या जीआई इंफेक्शन हो, तो उनके जो पैथोजेंस हैं उनको मारने की जिम्मेदारी है एक ही लिम्फोइड ऑर्गन ने ले रखी है, वो कौन सा है, स्प्लीन है। आपको पता है ना, आपका जीआई सिस्टम होता है, उसके अंदर काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, काफी सारे बैक्टीरिया आपके जीआई में पाए जाते हैं। तो उन सारे बैक्टीरिया को मारने का काम है वो किसका है, स्प्लीन का है। क्योंकि स्प्लीन के अंदर क्या है, अबंडेंट अमाउंट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पाई जाती है। क्लियर ये बात। तो इम्यून रेस्पॉन्स का भी काम होता है। इसके साथ ही इसका एक इंपॉर्टेंट काम और होता है इरिथ्रोपोइसिस का। आपको पहले भी बता रखा होगा मैंने शायद कि इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। पहली बात तो ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना इरिथ्रोपोइसिस होता है। तो मैंने बताया था कि जो आपका स्प्लीन है वो भी कहीं ना कहीं इरिथ्रोपोइसिस करने में हेल्प करता है। कैसे, तो इरिथ्रोपोइसिस एक तो होता है एंटीनेटल, आपके जन्म लेने से पहले। ठीक है, आपको पता है 0 से 2 महीने तक इरिथ्रोपोइसिस का काम कौन करता है, आपकी बॉडी में यॉर्क सैक करता है। फिर 2 से लेकर 7 महीने तक का काम कौन करता है,
आपका लीवर करेगा और स्प्लीन करता है। ठीक है, उसके बाद में 7 महीने से लेकर टू बर्थ तक कौन करता है, आपके ऑल बोन, सारी बोन है वो आपके क्या काम करती है, इरिथ्रोपोइसिस का करता है। फिर अपन बात करें पोस्टनेटल, जन्म लेने के बाद कौन करता है, तो ये भी अपन ने देखा था कि जो एट बर्थ पे, बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक, चाइल्डहुड मतलब कि 5 साल तक सारी बोन, आपकी बॉडी में जितनी बोन है वो सारी बोन क्या करती है, आपकी इरिथ्रोपोइसिस करती है। लेकिन अप टू 20 ईयर तक, 20 साल तक फिर ये जो काम होता है वो सारी बोन नहीं करती, फिर ओनली आपके फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन ये काम करती है। ठीक है, और 20 साल के बाद में यंग एज में ओनली फ्लैट बोन होती है वो इरिथ्रोपोइसिस का काम करती है। डिटेल में अपन ने पूरा पढ़ा है, आपको वो आपके ब्लड वाले चैप्टर में अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा है, लेकिन इसलिए मैंने बताया क्योंकि स्प्लीन भी कहीं ना कहीं आपके इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह से अपन ने आज स्प्लीन के बारे में सब कुछ पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्प्लीन की एनाटॉमी पढ़ी थी, स्प्लीन की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को अपन ने पढ़ा था, क्या साइज होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि स्प्लीन को कैसे पाल्पेट किया जाता है। उसके बाद में स्प्लीन के अपन ने एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ा था, इसके साइड में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है। उसके बाद में अपन ने इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा था, जिसमें अपने ट्रैकिया, व्हाइट पल्प, रेड पल्प, इन सबको पढ़ा था। और उसके बाद में अपन ने स्प्लीन की ब्लड सप्लाई को पढ़ा था, और एंड में अपन स्प्लीन के काम को पढ़ा था। तो इस तरह से अपन स्प्लीन पढ़ा। आपके हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो 9, 10, 11 वाला रिप्स है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।